जिस तरह हमारा दिमाग हमारे जिस्म की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल के पास भी एक दिमाग होता है, एक ब्रेन होता है, एक कंट्रोलिंग सेंटर होता है जो कि बॉडी की तमाम तरह एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, और उस दिमाग को, उस कंट्रोलिंग सेंटर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था एक बोटैनिस्ट ने जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक बोटैनिस्ट था और वो ऑर्चिड्स को स्टडी कर रहा था, और ऑर्चिड्स को स्टडी करते वक्त उसने क्या देखा था कि एक ओपेक एरिया है। ठीक है, उसने क्या देखा था कि एक ओपेक एरिया है। उस ओपेक एरिया को उसने नाम दिया था न्यूक्लियस का। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैथियस था। ठीक है, मैथियस साहब ने क्या किया था कि न्यूक्लियस को उन्होंने कहा था ये साइटोप्लास्ट है। ठीक है, साइटोप्लास्ट मीन सेल बिल्डर्स हैं ये। ठीक है, सेल बिल्डर्स मीन कि जो इसकी जो बेस है या सेल का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियस। उसने न्यूक्लियस को सेल का बेसिक यूनिट बना दिया, सेल बिल्डर्स बना दिया। ठीक है, और उसने क्या कहा कि ये जो है दिस इज सेंटर ऑफ सेल, कि ये सेल का सेंटर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस की पोजीशन की, तो एनिमल सेल्स में जो है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, बाकी इसकी साइड पे साइटोप्लाज्म होता है, एंड देन आपके पास आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन हम प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पर जो वैक्यूल है, वैक्यूल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो न्यूक्लियस को बिल्कुल साइड पे पुश कर देता है। ऐसे छोटू सा न्यूक्लियस नज़र आ रहा होता है, लेकिन न्यूक्लियस भी कहता है कि भाई मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, तुम बेशक जितने बड़े हो जाओ, कंट्रोल सब पे मेरा ही रहेगा। ठीक है, सो इस तरह की कुछ स्टोरी है प्लांट सेल के अंदर। अब अगर नेक्स्ट हम बात कर लें यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता। जो ट्रू न्यूक्लियस है, जो कम्प्लेक्स न्यूक्लियस है, दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। सो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कम्प्लेक्स ऑर्गेनेल है। ठीक है, जो कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, या कुछ सेल्स में ये साइड में भी प्रेजेंट होता है, ये उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली सेल क्या है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कम्प्लेक्स ऑर्गेनेल है, कम्प्लेक्स न्यूक्लियस है। सेल का जो 10% वॉल्यूम है वो न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई कर रखा होता है। ठीक है, मतलब 10% में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम जीनोम की बात करें तो जीनोम प्रेजेंट होता है एज अ न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, मल्टीपल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो डीएनए होता है आपके पास दैट इज़ एसिडिक इन नेचर। अब हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो अमाइनो एसिड्स और डीएनए जो है ये दोनों आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। सो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है ना उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये इस टाइप का इसका कुछ स्ट्रक्चर है। ये आ जाती है आपके पास आउटर मेम्ब्रेन, ये आ जाती है आप लोगों के पास इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो मिड का जो रीजन है दैट इज़ पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ये आ जाते हैं आपके पास न्यूक्लियर पोर्स जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रही है, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा एक और आपके पास स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होगा दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोमाटिन। ठीक है, और यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है क्या चीज़ जी, न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोलस के बारे में कहा जाता है कि ये राइबोसोम फैक्ट्री और ये राइबोसोम्स बताता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। न्यूक्लियोलस में जो है वो राइबोसोम्स की असेंबली होती है। ठीक है,
राइबोसोम्स का असम्बलेज होता है, राइबोसोम्स को गैदर किया जाता है। ये था आपके पास न्यूक्लियस का शॉर्ट सा स्ट्रक्चर। अब हम जो भी हमने पढ़ा है कि ये आउटर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस और इनर मेम्ब्रेन ये बना के देते हैं मिल के इन्वेलप। ठीक है, अब हम इस सारे स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें न्यूक्लियर इन्वेलप की, तो ये मिलके बना होता है आउटर मेम्ब्रेन से और इनर मेम्ब्रेन से। ठीक है, अब इनसे मिलके बना हुआ नहीं होता। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो जगह होती है, ठीक है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, सॉरी आई फॉरगॉट अगेन। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होगा कि इनर मेम्ब्रेन प्लस आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अलावा जो इनके दरमियान में स्पेस होती है दैट इज़ पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये सारे के सारे मिलकर बना देते हैं क्या, न्यूक्लियर इन्वेलप। और जो आपके पास पेरी न्यूक्लियर स्पेस होती है ना, उसका जो डायामीटर होता है दैट इज़ अबाउट 10 to 50 नैनोमीटर। ठीक है, ये कितना होगा, 10 to 50 नैनोमीटर। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट आने से पहले सबसे पहले हम न्यूक्लियर इन्वेलप की डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ इसमें हमने क्या देख ली, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन अटैच हुई हुई होती है किसके साथ जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ, और इसके पास अवेलेबल होते हैं राइबोसोम्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनर मेम्ब्रेन को। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन क्या करती है कि जितने भी न्यूक्लियर कंपोनेंट्स हैं उनको सराउंड करती है। ठीक है, जितने भी आपके पास न्यूक्लियर कंपोनेंट्स हैं उनको ये सराउंड कर देगी, मतलब सारे के सारे न्यूक्लियर कंपोनेंट्स जो हैं वो इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं। उसके बाद थर्ड वन आ जाती है आपके पास पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और पेरी न्यूक्लियर स्पेस वही हो गया कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के मिड वाला रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देख लें न्यूक्लियर पोर्स के बारे में, सो न्यूक्लियर पोर्स क्या हैं कि ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो तकरीबन 3000 to 4000 न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स शामिल हैं आपके पास, इसके अलावा डिज़ोल्व्ड आयंस। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आ जाती हैं डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स के अलावा आपके पास, अच्छा वो प्रोटीन्स कौन सी होंगी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, और इनको क्या बोला जाएगा स्पेसिफिकली, कैरियो प्रोटीन्स, और वर्ड जो कैरियो है दैट रेफर्स टू द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, राइबोसोम्स भी। नेक्स्ट जो है तो हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर लैमिना के बारे में। ठीक है, कि न्यूक्लियर लैमिना क्या होता है, न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, न्यूक्लियर लैमिना क्या है कि अब देखें, जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है वो मिल के बनी हुई होती है एक जेल लाइक सब्सटेंस से, जिसको हम न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। और ये न्यूक्लियर लैमिना बना होता है डिफरेंट प्रोटीन्स से। ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन्स असेंबल होती हैं, गैदर होती हैं, इकट्ठी होती हैं और मिलके क्या बनाती हैं, न्यूक्लियर लैमिना, और इन प्रोटीन्स को हम कह देते हैं जी लैमिना प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के हमारे पास बहुत सारे नाम हैं, जिनमें से कुछ मेन क्या हैं। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म को जो है वो फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको कैरियोलिम्फ भी कहते हैं और न्यूक्लियर सेप भी कहा जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है कि ये होता है विस्कस जेल लाइक
सब्सटेंस जो क्या करता है, दैट प्रोटेक्ट्स न्यूक्लियर कंपोनेंट्स, जो कि न्यूक्लियर कंपोनेंट्स की प्रोटेक्शन करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये मीडियम प्रोवाइड करता है, ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, किस चीज़ के लिए जी? जीन एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, ताकि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। इसके अलावा जीन रेगुलेशन के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म मिलके बना हुआ किस किस से होता है? वाटर, एंजाइम्स, ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन्स, इसके अलावा होते हैं सॉल्ट्स, और आपके पास आ जाते हैं डिजॉल्व्ड आयंस। ठीक है, सो दिस वाज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, कि न्यूक्लियोप्लाज्म बना हुआ है इन सारी चीज़ों से, जिसमें आपके पास वाटर आ जाता है, एंजाइम्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, सॉल्ट्स आ जाते हैं और डिजॉल्व्ड आयंस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। ठीक है, सो न्यूक्लियोलस में क्या होता है? राइबोसोम्स असेंबलेज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये राइबोसोम्स की असेंबली में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके अलावा इसमें राइबोसोमल आरएनए होता है, प्लस आपके पास मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, और इसके अंदर डार्क फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, 3 तरह के वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनको हम क्या क्या कहते हैं? इनर फिब्रिलायर रीजन या इनर मोस्ट फिब्रिलायर रीजन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, 2 प्रोसेस होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक ट्रांसलेशन होता है। हमारा कंसर्न यहाँ पे उनके साथ नहीं है, सो हम डिटेल में नहीं जाते। सेकंड आपके पास आ जाता है डेंस फिब्रिलायर रीजन। ठीक है, और थर्ड वन आपके पास आ जाते हैं ग्रेन्यूलर कंपोनेंट्स। सो ये सब क्या है कि ये न्यूक्लियोलस के अंदर 3 रीजन्स हैं। ठीक है, डार्क और डेंस रीजन्स हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस की, तो डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनमें बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ए न्यूक्लिएटेड सेल्स को। ए न्यूक्लिएटेड सेल्स वो होते हैं जिनमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, नो न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब इसमें क्या एग्जांपल आ जाती है कि फॉर एग्जांपल जब RBCs मेच्योर हो जाते हैं, एंड यू नो व्हाट RBCs आर? RBCs आर द रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी हेमोग्लोबिन। क्योंकि उनका फंक्शन है हेमोग्लोबिन को कैरी करना, सो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि न्यूक्लियस आए उनको कंट्रोल करे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाए। बस जस्ट उनका एक ही काम है हेमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करना, जो कि वो कर रहे हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स में भी कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जब उनकी सीव ट्यूब्स मैच्योर हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी जो सेल्स होते हैं दैट आर ए न्यूक्लिएटेड। ठीक है, सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ए न्यूक्लिएटेड सेल्स। अब हम बात करते हैं बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स की। ठीक है, बाई मीन्स 2। ठीक है, सो ऐसे सेल्स जिनके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, सो इनकी एग्जांपल क्या आ गई? आपके पास जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, कार्टिलेज आपको पता है बोन की एक टाइप होती है, बट ये थोड़े बोन से सॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं जी लिवर सेल्स, एंड आपके पास जो कार्डियक मसल्स के सेल्स होते हैं, कार्डियक मीन्स जो आपके हार्ट के सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स की, सो कुछ सेल्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, दे आर न्यूक्लियस रिच। सो इनमें एग्जांपल आ जाती है आपके पास स्केलेटल मसल्स सेल्स। ठीक है,
देखें जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं आपकी सांस फूल जाती है, आपको ज़्यादा सेल्स चाहिए होते हैं, सो इट मीन्स के जहाँ पे सेल्स होंगे वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ठीक है। इसके अलावा माइकोराइजी एक फंजाई है जिसके सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है सो यू पीपल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।